कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज भी हम इस क्लास में ले रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, और पिछली क्लास में सारे क्वेश्चंस कवर अप नहीं हो पाए थे, तो आई थॉट ऑफ टेकिंग वन अनदर क्लास। सो ये क्वेश्चन नंबर 6.1 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है इन डिफरेंट सिचुएशंस। सो सबसे पहला फिगर देखें, दे आर ब्रिंगिंग दिस साउथ पोल टुवर्ड्स द कॉइल। तो अगर वो कॉइल की तरफ साउथ पोल लेके जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी क्लियर साउथ है, तो यहाँ पर क्या डेवलप होना चाहिए, यहाँ पर भी आपकी साउथ पोलैरिटी आ जानी चाहिए। और अगर ऐसा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम QRP, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगा। ये देखिए बहुत क्लियरली आपको केयरफुली देखना पड़ेगा, डायरेक्शन ऐसे जा रही है, दिस इज़ द लूप डायरेक्शन, तो दैट मीन्स दिस इज़ योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं, फिगर B। इसमें ये साउथ पोल को टुवार्ड्स द कॉइल दिस साइड लेके जा रहे हैं, नॉर्थ पोल अवे जा रहा है। तो अगर साउथ पोल इधर जा रहा है तो देयर विल बी ए डेवलपमेंट ऑफ द साउथ पोल ऑन दिस साइड, एंड नॉर्थ पोल इधर जा रहा है तो अगेन इसके भी इस तरफ आपको साउथ पोल ही मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ साउथ पोल बना, एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी, इस वाले आर्म में होनी चाहिए PRQ, एंड अनदर आर्म में आपके पास आ जानी चाहिए YZX। तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, दिस इज़ YZX एंड PRQ। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट आपको मिल जाती हैं। दिस अगेन यू हैव टू सी द फिगर वेरी केयरफुली। जैसे अगर यहाँ साउथ है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, नॉर्थ पोल रहा होगा। नॉर्थ पोल रहा है तो करंट ऐसे नॉर्थ के इस आर्म से ये करंट, तो ये करंट ऐसे गया होगा, इसीलिए डायरेक्शन ये है। यहाँ साउथ पोल है तो डायरेक्शन ऑफ, ये देखिए करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यानी ये कॉइल ऐसे जा रही है, विच इज़ हैपनिंग इन दी केस ऑफ साउथ पोल। साउथ पोल में करंट आपका यहाँ जा रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट इधर हो जाता है, और आपका डायरेक्शन ऑफ करंट इस आर्म में यहाँ मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा फिगर को आपको केयरफुली देख के चलना पड़ेगा। इन केस अगर आप फिगर को लेकर यानी PQR और या RPQ में कंफर्म नहीं है, तो देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रिप्रेजेंट कि यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होनी चाहिए, साउथ पोल बनना चाहिए। और साउथ पोल क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज कहलाता है। तो आप इन द लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल दीजिए। उसके बाद ये डायरेक्शन आप बेशक स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो भी आपको एडवांटेज मिलेगा और मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी ये कन्फ्यूजन्स बच्चों में रहता ही है। लेकिन क्लियर फिर भी देखो, डायग्राम को समझने का तरीका होता है कि दे आर शोइंग द फ्रंट साइड। ये डॉटेड लाइन यहाँ दिखा रहे हैं तो इसका मतलब फ्रंट पोर्शन डार्क वाली हैं, और जो पीछे वाली लाइंस हैं वो डॉटेड हैं, यानी लूप के जो पिछले हिस्से हैं वो डॉटेड दिखाए गए हैं। और वो पिछले हिस्से की बात, क्योंकि फ्रंट पूरा दिखाई देगा तो देन दे आर शोइंग द कॉइल इज मूविंग इन दिस साइड। थोड़ा सा केयरफुली करेंगे तो बहुत ही क्लियरली पता चल जाता है। नाउ दिस इज़ द सिचुएशन, की टैप किया गया है यानी की को क्लोज किया गया है, करंट सर्किट में ग्रो कर रहा है। आपको बताना है कि नियर बाय कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। अगेन यू माइट गेट कंफ्यूज, लेकिन ध्यान रखिए डॉट्स यहाँ पर एंड हो गए। दैट मीन्स ये जो आर्म शो कर रही है ये आपका फ्रंट साइड शो कर रही है, तो ये लूप है, और इस लूप में कैसा डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट है और यही साइड आपको विजिबल है, तो इस साइड यानी कि इसके अपोजिट साइड यानी कि ये आपको फ्रंट विजिबल है। तो मैं अब ये मान के चल रही हूँ कि राइट नाउ द ऑब्जर्वर इज़ हेयर। यू कैन जस्ट इमेजिन कि द ऑब्जर्वर इज़ हेयर। ऑब्जर्वर यहाँ है तो उसको ये वाली साइड में विजिबल है। तो अगर ये आपका मतलब इस साइड वाली विजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट आपके पास आ गई। तो इधर कैसी डायरेक्शन ऑफ करंट होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ऑब्जर्वर पॉइंट, ऑब्जर्वर साइड यू में से। ऑब्जर्वर के पॉइंट से या ऑब्जर्वर की साइड से जब आप देख रहे हैं तो आपको ये वाला फेस नज़र आ रहा है, यानी YZX। तो ऑब्जर्वर के लिए ये डायरेक्शन है, जबकि इसके बिहाइंड क्या डायरेक्शन रही होगी वो, क्योंकि ये ऑब्जर्वर की साइड से इस वाले लूप में तो है क्लॉकवाइज और इस वाले लूप में हो गई एंटी क्लॉकवाइज, जबकि वो फेस जो कि इस वाली कॉइल को के टुवार्ड्स है यानी कि इसको फेस कर रहा है, उसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्लॉकवाइज ही होगी, बट ऑब्जर्वर को अपनी तरफ से वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है थोड़ा सा इसको लेकर, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर भी देख लेते हैं हम, यहाँ पर भी आपने रियर साइड से जब करंट वेरी किया है तो ये जो लूप है ये वाली साइड पे रुक गया है। इट मीन्स नाउ दिस इज़ द फ्रंट साइड विजिबल टू यू। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये भी आपको फ्रंट साइड, यानी अब हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पर है, अब आपका ऑब्जर्वर यहाँ है।
सो ऑब्जर्वर को ये साइड दिखाई दे रहा है, तो अब इसके अंदर भी डायरेक्शन ऑफ करंट अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो जो फेस इसको इसकी टुवार्ड्स होगा उस पर भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी दूसरी तरफ क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ऑब्जर्वर साइड पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दो कॉइल्स आपको दिए हैं और एक को हमने कहा कि हम कॉइल को ओपन अप करते हैं, यानी की को हम ओपन अप करते हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट था इसमें वो विड्रॉ हो गया। जब डायरेक्शन ऑफ करंट विड्रॉ हुआ है तो यू हैव टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। की रिलीज करने पर इसको अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, दिस। जो इनिशियली जब करंट था तो इस कॉइल में जब क्या टैप आपका क्लोज था तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस वाली कॉइल में ये थी, लेकिन ये करंट जब आपने की क्लोज किया तो एक ग्रो कर रहा था करंट, बट अब की रिलीज करने पर यही करंट फॉल कर रहा है। नेबरिंग कॉइल में करंट ऐसा होना चाहिए जो इस फॉलिंग करंट को सपोर्ट करे। तो नेबरिंग कॉइल का करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो दिस ऑल्सो शुड बी एंटी क्लॉकवाइज फेसिंग टुवार्ड्स दिस कॉइल। जो पोर्शन इस साइड में फेस कर रहा है उसकी तरफ आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट हो जानी चाहिए, यानी एक्स, आर एंड वाई आपको डायरेक्शन ऑफ करंट मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले केस में आपको बोला गया है कांस्टेंट करंट जो है अक्रॉस द लूप पास कर रहा है। तो करंट का जो वेरिएशन यानी करंट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी फ्रेम में आ जाती हैं जिस प्लेन में आपका लूप लाई कर रहा है, यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस लूप के अक्रॉस पास नहीं करेंगी। अब जब फील्ड लाइन उसके क्रॉस पास ही नहीं करेगी तो फिर इंड्यूस ईएमएफ भी जनरेट नहीं होगा। ये कहा गया था कि करंट डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट करंट नहीं बोला। अगर करंट स्टडी होता, कांस्टेंट होता तो फिर हम कह सकते थे तब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। तो स्टडी करंट भी नहीं करा रहा है तो ईएमएफ जनरेट कराएगा नहीं स्टडी करंट। लेकिन अगर आपके पास वेरिएशन है कांस्टेंट रेट पे और अगर वो वेरिएशन ऐसा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के अक्रॉस पास नहीं कर रही बल्कि लूप के प्लेन के पैरेलल हैं तो भी एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6.2 है और यहाँ पर दो फिगर्स आपको दिए गए हैं। अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप है, इट टर्न्ड इनटू दिस सर्कुलर शेप। इरेगुलर शेप वायर को आपने सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया, डॉटेड लाइन में सर्कुलर शेप शो की गई हैं। एंड जो सर्कुलर शेप वायर थी उसको आपने एक नैरो स्ट्रेट वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये नैरो स्ट्रेट वायर है, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कि इसको तो कम किया गया, रिड्यूस किया गया, जबकि इसको बढ़ाया गया है। जब आप इसे बढ़ाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो आ रही हैं वो इंक्रीज़ करेंगी। हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी होनी चाहिए, हम उन्हें क्या करें, डिक्रीज़ करने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। यहाँ पर फील्ड लाइंस क्रॉस से शो की गई हैं, इसका मतलब फील्ड लाइंस कहाँ है, इनवर्ड जा रही हैं। फील्ड लाइंस इनवर्ड जाती हुई फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं। तो आपको फील्ड लाइंस देनी है आउटवर्ड। वो कब मिलेगी, व्हेन यू विल हैव द डायरेक्शन ऑफ करंट एज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हमें एंटी क्लॉकवाइज क्यों चाहिए, क्योंकि क्रॉस से शो की गई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस नहीं चाहिए, हमें बाहर आने वाली फील्ड लाइंस चाहिए। वो तब मिलेगी जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट था। तो फर्स्ट वाले में आपको आंसर मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। सेकंड वाले में आपने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कम कर दिया है, यानी कि अब फील्ड लाइंस रिड्यूस हो रही हैं, वो भी कौन सी वाली, आउटवर्ड आती हुई फील्ड लाइंस रिड्यूस हो रही हैं। तो हमें ऐसी फील्ड लाइंस चाहिए जो आउटवर्ड ही आएँ और वो इसके साथ ऐड हों, ताकि आउटवर्ड आती हुई फील्ड लाइंस जो कम हो रही थी वो कम ना हो, यानी अपोजिशन देना है हमें। तो हमें अगेन आउटवर्ड फील्ड लाइंस चाहिए, तो आउटवर्ड फील्ड लाइंस अगेन यू विल गेट बाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दोनों ही केसेस में बोथ वी विल हैव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन of induced current. So this is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल 6.4 और इसमें भी आपको 3-4 शेप्स दिए हैं और कहा गया है कि फील्ड लाइंस बतानी है। एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द लूप। तो यहाँ देखते हैं कि लूप अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, स्क्वायर लूप, और यहाँ फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो चाहिए जो रिड्यूस हो, यानी अपोजिट टू द गिवन फील्ड। तो वो कौन देगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट होगी फर्स्ट केस के अंदर
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस कर देगी, आउटवर्ड प्रोड्यूस कर देगी। यहाँ फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। इंक्रीज करने की क्या करें, फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये हैं गिवन हैं, वो कब होंगी, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। यहाँ पर भी फील्ड लाइंस, ये लूप बाहर आ रहा है, तो फील्ड लाइंस कम हो रही है, हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। इंक्रीज करने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट हम सेम रखें, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। A closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and the south pole of the two permanent magnet. अगर नॉर्थ पोल स्टेशनरी है तो कोई EMF जनरेट नहीं होगा। Could you hope to generate the current in the loop by using very strong magnets? किसी भी तरह की मैग्नेट यूज़ करें, अगर वो स्टेशनरी है, कोई मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो फिर क्या होगा, कोई करंट, कोई इंड्यूस EMF जनरेट नहीं होगा। A closed loop moves normal to the constant electric field between the plates of the capacitor if the current induced in the loop is the current induced in the loop when it is wholly inside the region between the capacitor plate or when it is partially outside the plates of the capacitor. The electric field is normal to the plate. Electric field normal है कैपेसिटर को के बीच में, कि प्लेट्स के बीच में आपका क्लोज लूप जो है वो मूव कर रहा है, तो कोई EMF इंड्यूस होगा, नो EMF विल बी इंड्यूस्ड, क्योंकि EMF इंड्यूस कराने के लिए हमें वेरिएशन चाहिए। वो वेरिएशन तो यहाँ हमें मिला ही नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज नहीं हुआ दोनों ही केसेस में, चाहे फर्स्ट पार्ट की बात करो चाहे सेकंड पार्ट की। अगर पार्शियली है वो प्लेट्स के बीच में तो पार्शियली ही थ्रू आउट है, अगर वो होली प्लेट के अंदर है तो होली थ्रू आउट है, तो दैट मीन्स कोई भी वेरिएशन हमें नहीं मिल रहा। Let us see next question. A rectangular loop and the circular loop are moving out of the uniform magnetic field region to a field-free region with a constant velocity v. In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field? दो लूप्स दिए हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप का, एक सर्कुलर शेप का, और दोनों के लिए आपसे पूछा गया है कि किस केस में जो EMF इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट किस केस में है, तो उसमें हम समझ सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर फ्रेम का एरिया आपको दे रहा है, जब ये एरिया बाहर निकलेगा तो ये कांस्टेंट रेट पे निकलेगा। तो चेंज ऑफ एरिया जो है रेक्टेंगुलर लूप में वो यूनिफॉर्म है, जबकि सर्कुलर लूप में नहीं है। इसका मतलब ये कहने का है कि अगर आप कहते हैं कि इतना सेक्शन आपने पहले सर्कुलर लूप का बाहर निकला तो ये एरिया लेस हो गया, जब आप दूसरा पोर्शन निकालेंगे नेक्स्ट टाइम पे तो ये एरिया ज़्यादा हो जाएगा। दिशा में से कि ये जो अब एरिया था ये ज़्यादा प्रोपोर्शन में हो गया, जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। पहले पार्ट में अगर इतना एरिया निकलता है तो दूसरे में भी उतना निकलेगा, तीसरे में भी। तो इसमें जो एरिया वेरिएशन आ रहा है वो यूनिफॉर्म है, जबकि इसके अंदर यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी विद द चेंज इन एरिया, इसीलिए जो EMF इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट रहेगा रेक्टेंगुलर वाले केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोलैरिटी, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बिलो। तो फिगर में आपको एक सिचुएशन दे रखी है और नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहे हैं, और कॉइल के साथ आपने एक जो कैपेसिटर है वो कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अगर ये क्लियर नहीं है पिक्चर तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर बना दूँ। तो यहाँ आपको A एंड B दो प्लेट्स दी हुई हैं और आपको बताना है कि A पर क्या पोलैरिटी होगी। तो यहाँ देखें नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा है, दैट मीन्स टुवर्ड्स दिस नॉर्थ पोल जो यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप होगी वो भी कैसी होनी चाहिए, इस साइड, वो नॉर्थ पोल डेवलप होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए ये जो लाइंस थी वो यहीं पर एंड हो गई, इसका मतलब जो ये पोर्शन आपको विजिबल है वो कहाँ से देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है टुवर्ड फ्रॉम दिस साइड। ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है, यानी कि साउथ पोल की तरफ से देख रहे हैं आप। तो अगर आप साउथ पोल को टुवर्ड्स लेके जा रहे हैं तो इस साइड भी कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए, यहाँ पर भी साउथ पोल डेवलप होना चाहिए। यानी करंट कहाँ जा रहा है, वो A प्लेट के ऊपर जा रहा है, और अगर A प्लेट पे करंट जा रहा है तो A के ऊपर कौन सी पोलैरिटी आ गई, पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, लेकिन उसमें मैंने डॉट्स जो थे वो यहाँ तक दिखाए थे और इसको मैंने बैक पोर्शन माना था। उस वक्त मेरी पोलैरिटी नेगेटिव आ रही थी। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मेरे कहने का मतलब था कि इन डॉट से, इन डॉटेड लाइन से बहुत मैटर करता है कि आपका ऑब्जर्वर किस तरफ है। तो इस वक्त मुझे जो विजिबल पोर्शन था वो ये टॉप पोर्शन विजिबल था, तो जिसका मतलब मेरा A प्लेट जो थी वो कहाँ आ गई, वो बिहाइंड चली गई है, पीछे की साइड चली गई है। जबकि उस केस में मैंने माना था A प्लेट मेरी फ्रंट में आ रही थी, तो A प्लेट फ्रंट में आ रही थी और वहाँ नॉर्थ पोल बन रहा था, इस वजह से ये प्लेट क्या हो रही थी, नेगेटिव आ रही थी। जबकि अब की बार ये प्लेट कैसी आ रही है,
पॉजिटिव आ रही है और मैंने पोलैरिटी भी आपको दिखा दी है। अगेन यहाँ पर ये भी सिचुएशन है कि यहाँ नॉर्थ और साउथ जा रहा है तो यहाँ पर लूप्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी था पिछले वीडियो में कि जहाँ पर हमने सेम वी से वेलोसिटी से हमने दोनों नॉर्थ पोल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज किया था, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ टुवार्ड्स द लूप आ रहे हैं तो ईएमएफ जनरेट हुआ है। सो वो भी क्वेश्चन आप देखिएगा, वो भी क्लैरिटी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि अगर आपके पास एक कॉइल दिया हुआ है कॉपर का और उसके साथ आपने एक बल्ब भी कनेक्ट कर दिया और की भी प्रोवाइड किया है, अगर आप वन बाय वन दे आर आस्किंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में इफ़ यू इंसर्ट अ कोर, सॉफ्ट आयरन कोर आप इस कॉइल के अंदर डालते हैं तो उससे सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वी नो दैट सेल्फ इंडक्टेंस परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जब सॉफ्ट आयरन कोर आप डाल देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो म्यू की जगह आपके पास रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगी या फिर आप डिफरेंट मटेरियल का म्यू ले लेंगे। तो म्यू की वजह से क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने दे आर आस्किंग कि अगर आप की को ओपन करते हो तो यू विल नोटिस कि बल्ब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ब्राइट ग्लो करता है एंड देन उसके बाद ऑफ होता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि बल्ब जो है ब्राइट ग्लो हुआ, जबकि पहले जब आपने की क्लोज़ किया तो बल्ब डिम ग्लो करता है। रीज़न है कि जब आपने की क्लोज़ किया था तो ग्रेजुअली करंट इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से बैक ईएमएफ क्रिएट होता है और वो बैक ईएमएफ क्या करता है, ग्रोइंग करंट को अपोज करता है जिसकी वजह से करंट जो है बल्ब के अंदर रिड्यूस होना शुरू करता है। मतलब इतने अमाउंट में करंट नहीं जाता। मेजॉरिटी करंट जो है, कॉपर का गुड कंडक्टर है तो मेजॉरिटी करंट तो कॉपर के क्रॉस गया और उस कॉपर के क्रॉस जाने से एक बैक ईएमएफ भी क्रिएट हुआ। कहाँ, कॉइल इसके अंदर, इसके अंदर भी क्रिएट हुआ, इसके अंदर लूप के अंदर भी क्रिएट हुआ, बल्ब के अंदर भी क्रिएट हुआ। बल्ब का रेसिस्टेंस हाई होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो पहले तो जो करंट डिवीजन गया वो ही कॉपर में ज़्यादा करंट चला गया, बल्ब के अंदर लेस करंट गया। मोरोवर जो करंट के उसके अंदर बल्ब के अंदर आया वो करंट क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है ग्रोथ को। तो इस वजह से जो सारा करंट है वो करंट बल्ब पे नहीं जा रहा, इसलिए वो डिम ग्लो कर रहा है। लेकिन जब बैक ईएमएफ होता है, आपने की को ओपन कर दिया है और करंट अब फॉल करना शुरू कर रहा है सर्किट के अंदर, तो क्या होगा, बैक ईएमएफ सपोर्ट करेगा और कोशिश करेगा कि करंट जो है वो इस बल्ब को मिलता रहे और ये ग्लो करे। तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि वो फॉलिंग करंट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है कि जब जा रहा था करंट इधर था और वापस आते वक्त करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, नहीं। जब ग्रो कर रहा था तो करंट की डायरेक्शन इधर थी लेकिन बैक ईएमएफ उसके अपोजिट था। अब जब ये फॉल कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर है लेकिन बैक ईएमएफ भी इधर है, जिसकी वजह से करंट जो है फर्दर कॉइल के अंदर इंक्रीज़ करेगा और बल्ब को कुछ सेकेंडों के लिए ज़्यादा करंट मिलेगी और वो ज़्यादा ग्लो कर जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवन विद ए बल्ब और दो कॉइल्स दिए हैं, एक के साथ एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया है एंड दे आर आस्किंग व्हाट इफ़ अ कॉपर शीट इज़ इंसर्टेड इन द गैप बिटवीन द कॉइल। इन दोनों कॉइल्स के बीच में अगर आप एक कॉपर शीट इंसर्ट कर देते हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा बल्ब की ब्राइटनेस पे, उसकी ग्लो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम एक कॉपर शीट डालते हैं तो कॉपर शीट गुड कंडक्टर है तो उसके अंदर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ एसी सोर्स, जिसकी वजह से कॉपर शीट के अंदर एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगे। अब ये एडी करंट्स क्या होती हैं, अपने ही कॉज को अपोज करना है उन्होंने लेंस के लॉ के हिसाब से, तो फिर ये एडी करंट्स वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब अपोज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो डेवलप किसकी वजह से हुई है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फ्लक्स चेंज को अपोज करेंगे। अगर वो अपोजिशन को ये अपोज करती हैं तो जो इंडक्टेंस क्रिएट होनी चाहिए थी सेकेंडरी कॉइल के अंदर, यानी इसे मैं कॉइल बी कह दूं, तो कॉइल बी के अंदर जो फ्लक्स वेरिएशन आना चाहिए था बिकॉज ऑफ द कॉइल ए, वो अब पहले से कम आ रहा है। जब वो कम आएगा तो कम इंडक्टेंस मिलेगी आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसकी वजह से कम बल्ब ग्लो करेगा, तो इसकी ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 24 फॉर द गिवन फिगर एक्सप्लेन द ग्राफ। हमें ये ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है इस फिगर के लिए। फिगर क्या कहती है, एक बार मैग्नेट हमें दिया है नॉर्थ साउथ पोल के साथ और बार मैग्नेट वर्टिकली फॉल कर रही है एंड इट विल पास थ्रू दिस कॉइल। इस कॉइल के क्लोज आएगी, अंदर एंटर करेगी एंड दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी। तो इस पूरे के लिए क्या वेरिएशन आया ईएमएफ इंड्यूस्ड का,
वो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस ग्राफ को समझाते हैं कि ग्राफ एक्चुअली शो क्या कर रहा है। तो यहाँ बार मैग्नेट का अगर आप नॉर्थ पोल टुवर्ड्स दी कॉइल लेके आते हो, पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लें। तो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, जब आप नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स लेके आओगे तो यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए, यानी कि इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और वो इस नेचर का होगा कि वो इसके टुवर्ड्स मोशन को अपोज करे। तो हम कहते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ कैसा था, इस के मोशन के अपोजिट था, तो बैक था, जिसकी इसको रिपल्शन प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से इस बार मिनट की स्पीड कम हो गई। धीरे धीरे ये बार मिनट यानी कि इसको टाइम लगेगा टू रीच द मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसे जैसे बहुत क्लोज आती चली जाएगी, एक पॉइंट होगा जब बिल्कुल क्लोज होगी, अबाउट टू एंटर दी लूप होगी, तो जब ये अबाउट टू एंटर है उस पॉइंट पे इसको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। जब ये लूप के अंदर एंटर करना शुरू कर चुकी है तो फ्लक्स वेरिएशन, पहले तो मैक्सिमम ऑफ फ्लक्स वेरिएशन, पर वो फिर धीरे धीरे कम होगा और वंस इट इज़ कम्प्लीटली इनसाइड दिस कॉइल, तब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो। तब इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन नहीं आएगा एंड देन द कॉइल विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ दिस कॉइल। तो ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट इसके आउटसाइड की तरफ यानी कि दूसरी डायरेक्शन से, दूसरे से बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगी। जब ये बाहर निकल रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो है वो फिर क्या हो रहा है, घटना शुरू हो रहा है। तो अब हमारा ईएमएफ इंड्यूस जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो घटते हुए वेरिएशन को बढ़ाए। तो यानी कि अब की बार मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी हो गई, यानी पहले उस डायरेक्शन में थी, अब इस डायरेक्शन में थी। बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन डायरेक्शन हमने इसे अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉट किया है। बट यहाँ पर पीक आपको शार्प मिलता है, तो ये पीक शार्प हमें क्यों मिल रहा है, रीज़न इज़ जब ये कॉइल बार मैग्नेट अंदर जा रही थी इनसाइड द कॉइल, तब इसकी स्पीड कम थी। जब ये बार मैग्नेट बाहर निकलेगी तो क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ जो लूप्स लाइन है वो कम होती जा रही हैं, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती जाएगी। तो जब फील्ड कम होती जाएगी तो इस बार मैग्नेट को अपोजिशन कम मिलेगा और ये काफ़ी स्पीड से बाहर निकलेगी और वंस इट इज़ कम्प्लीटली आउटसाइड, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स इंड्यूस जो इसके अंदर था या इंड्यूस ईएमएफ जो था वो भी कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। मोर ओवर ये ग्राफ हमें ये भी बता रहा है कि जब हम कॉइल को टुवर्ड्स ला रहे हैं या कॉइल बाहर निकल रही है, हमें कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ। Let us see next question now. Why do birds fly off a high tension wire when the current is switched on? जब हम करंट स्विच ऑन करते हैं तो हाई टेंशन वायर के ऊपर से बर्ड्स क्यों फ्लाई हो जाती हैं? बिकॉज रीज़न ये है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट में करंट वेरिएशन आता है और ये बैक ईएमएफ क्रिएट करता है, और बैक ईएमएफ क्या करता है, अपने ही कॉज को अपोज करेगा, तो इट विल क्रिएट अ रिपल्शन। तो बर्ड्स की बॉडी एक ह्यूज अमाउंट में रिपल्शन एक्सपीरियंस करती है एंड देन दे फ्लाई ऑफ। सो आई हैव रिटन द आंसर, ड्यू टू द बैक ईएमएफ देयर बॉडी फेस रिपल्शन। ये बैक ईएमएफ क्यों आया? बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज हुआ और एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, और यही इंड्यूस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट सेटअप कर देता है ये, इसी को हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। और यही क्या हो रहा है, आपकी वायर के अंदर से एक रिपल्शन दे रहा है बर्ड्स की बॉडी को और वो फ्लाई कर जाते हैं। और वो रिपल्शन भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी, इनफैक्ट बर्ड्स की बॉडी, वो सब क्या है, गुड कंडक्टर है, दे आर कंडक्टिंग इन नेचर। सो हमारी बॉडी कंडक्टिंग है, इसलिए गुड कंडक्टर ही रिपल्शन फेस कर सकता है। सो नेक्स्ट बात करें, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट विद अ मेटल सरफेस इज ऑर्बिटिंग द अर्थ अराउंड द इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर के अराउंड अगर आपकी सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है तो हमें पता है इक्वेटर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो क्या एग्जिस्ट करता है वहाँ पे? सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, और आपकी सैटेलाइट उसी प्लेन में ऑर्बिट कर रही है जिस प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लाई कर रहा है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसने कट नहीं किया, इस सैटेलाइट ने, ऐसी सैटेलाइट ने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं किया है, तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सो नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। टू स्फेरिकल बॉल्स हैं, वन इज मेटेलिक, अंदर इज ग्लास of the same size are allowed to fall freely from the same height, which of them will reach earlier? अब ये क्वेश्चन जो है ये 2-3 साल पहले, आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्ट ईयर, शायद 2014 में पूछा गया है सीबीएसई के अंदर। अब यहाँ हमें ईएमएफ से रिलेट करके आंसर देना है, ग्रेविटी से, पॉइंट से नहीं देना है। एक मेटेलिक की वायर बॉल है,
बॉब्स है और एक जो है किसकी, ग्लास की। तो जो ग्लास वाली है वो गुड कंडक्टर नहीं है, जबकि मेटेलिक कंडक्टिंग है। तो मेटेलिक वाले के ऊपर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच इट विल एक्सपीरियंस द अपोजिशन। सो दिस विल टेक टाइम टू रीच ग्राउंड, और ग्लास वाली जल्दी पहुंचेगी। तो विच वन विल रीच अर्लियर, ग्लास वन विल रीच अर्लियर। और रीज़न क्या है, बिकॉज metallic will face a repulsion due to will face due to EMF induced। सो इसको एक रिपल्शन मिलेगा और इसकी वजह से अपोजिशन मिलेगा, एंड इट विल टेक टाइम टू रीच टू द ग्राउंड। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इसीलिए प्रोड्यूस हुआ क्योंकि जो फॉलिंग मेटेलिक बॉल थी उसने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट किया है, मतलब इंटरसेप्ट किया है, उनको बीच में से कट करके वो निकल रही है, तो इसीलिए उसके अंदर भी एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द स्पार्क प्रोड्यूस्ड इन द स्विच ऑफ द फैन व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ। सो इसका रीज़न ये है कि जब हम सर्किट को ब्रेक करते हैं तो सडनली लार्ज अमाउंट में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और इसकी वजह और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो वही होती है जो ओरिजिनल ईएमएफ की डायरेक्शन है। तो मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ईएमएफ जनरेट हो जाएगा सर्किट के अंदर, और इसकी वजह से स्विच के अराउंड स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो रीज़न क्या है, बैक ईएमएफ जो जनरेट हुआ, ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हुआ, दैट इज़ द रीज़न फॉर क्रिएटिंग दैट स्पार्क। Two similar coils are carrying equal current है in the same direction when brought closer to each other, what will happen to the current in them, दोनों की करंट कम हो जाएगी। यानी फर्स्ट कॉइल सेकेंडरी के ऊपर एक इंडक्टेंस क्रिएट कर देगा और सेकेंड कॉइल फर्स्ट के ऊपर, सो दोनों में ही करंट को अपोजिशन मिलेगा, और बिकॉज ऑफ द एडी करंट होने से, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, एंड द करंट विल रिड्यूस इन बोथ द कॉइल्स। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, हमने सारे कॉन्सेप्चुअल ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ऐड करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज।